नमस्कार मित्रों, मैं राजुडिशियल क्लासेस से डीके राव। और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे एफआईआर के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। यानी पहले पार्ट में हम लोगों ने एफआईआर की मीनिंग देखी थी, एफआईआर से संबंधित उसके एसेंशियल्स देखे थे। ये देखा था कि आखिर एफआईआर क्या एग्रीव्ड पर्सन ही करा सकता है या कोई भी व्यक्ति करा सकता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये भी देखा था कि एफआईआर करने के लिए आदेश या इन्वेस्टिगेशन का आदेश जो है वो मजिस्ट्रेट से भी करवाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हमारी पिछली वीडियो में हुई थी और आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे इस बात का कि एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, और चर्चा करेंगे डिले इन एफआईआर, यानी अगर एफआईआर कराने में देर किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसके अलावा अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने में से इनकार करे तो व्यक्ति के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और ये भी चर्चा करेंगे कि एक एफआईआर और एक कंप्लेंट कब एफआईआर में बदल जाता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा होगी इस वीडियो के अंतर्गत। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन पूरा करना है इसको इसमें, ठीक है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, यानी एफआईआर से संबंधित मीनिंग और इसेंशियल्स नहीं देखे हैं, वो जाके पहला वीडियो देख लेंगे उसको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एफआईआर से संबंधित दूसरे टॉपिक की, और उसके अंतर्गत हम लोग अब देखेंगे कि एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू। अब एविडेंशियल वैल्यू का मतलब यह हो जाता है कि भाई एफआईआर किसी व्यक्ति ने करा दी तो आखिर उसके आधार पर क्या रिलीफ लिया जा सकता है, उसका कितना वजन होगा, उसकी क्या औकात है उस एविडेंस की, एविडेंस ला के अंतर्गत, ठीक है। तो अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एफआईआर जो होता है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। सबसे सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता, ये याद रखना। अब ये सब्सटेंटिव एविडेंस का क्या मतलब होता है? तो सब्सटेंटिव एविडेंस वो होता है जिससे किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कराया जा सकता है, ये होता है सब्सटेंटिव एविडेंस। यानी जिस एविडेंस के आधार पर, सिर्फ उसी एविडेंस के आधार पर कन्विक्ट किया जा सकता है, तो वो सब्सटेंटिव एविडेंस कहलाता है। ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, यानी कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी का कन्विक्शन नहीं, ठीक है। तो एक केस भी आप मेंशन कर लें, नारायण महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। नारायण महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नारायण महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नारायण महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर के आधार पर कोई कन्विक्शन नहीं होगा, एफआईआर को साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कन्विक्शन होगा, चाहे एक्विटल हो, ठीक है ना। तो एफआईआर सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी का कन्विक्शन नहीं हो सकता। ये बात नारायण महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा भी गया था, ठीक है। एक और केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगनु नगेशिया। पूरा इसी में बता दिया गया था कि एक एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, माने कहां कहां वो यूज होता है, कहां कहां वो यूज नहीं होता है। तो आप इसको जरूर नोट कर लें, ठीक है। पहली चीज तो ये कहा गया कि यह सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है एफआईआर। कैसे? कांडक्ट के रूप में, ठीक है। तो कांडक्ट के रूप में सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है। सेक्शन 21 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है। सेक्शन 21 में देखा है कि जब कोई व्यक्ति एडमिशन करता है तो एडमिशन उसके फेवर में भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट में भी हो सकती है। तो कब उसके फेवर में होती है, उसकी 3 कंडीशन होती है। उनके अंतर्गत वो एफआईआर भी जो है रिलेवेंट सेक्शन 21 के अंतर्गत उस व्यक्ति के फेवर में हो सकता है जिस व्यक्ति ने एफआईआर कराया है, सेक्शन 21 के अंतर्गत हो सकता है। उसके अलावा
इसकी उपयोगिता 145 के अंतर्गत है। सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट, क्या होता है सेक्शन 145 में? कंट्राडिक्शन होता है, ठीक है। तो 145 जो है एविडेंस एक्ट का, वो कंट्राडिक्शन होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक समय में कोई बात कही, उसी व्यक्ति ने दूसरे समय में दूसरी बात कर दी, तो ये कंट्राडिक्टरी, यानी कि वो व्यक्ति या तो तब झूठ बोल रहा था या तो अब झूठ बोल रहा है। तो चाहे तब झूठ बोला चाहे अब झूठ बोला, यानी वो झूठा व्यक्ति है। तो इसलिए उसके स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए उसका यूज होता है 145 के अंदर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने देखा कि हमने बताया कि एफआईआर में लिखवाया कि हम तो देखे हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे सामने उसको 4 चाकू मारा। जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ट्रायल चल रहा है तो उस दौरान वो बात कह रहा है कि नहीं, हमको ठीक से दिखाई नहीं दिया है, चाहे उस समय उसने चाकू मारने की बात न करके दूसरी बात कर दे। यानी एक समय में उसका स्टेटमेंट कुछ और, दूसरे समय में कुछ और है। तो ये उसकी जो विश्वसनीयता है उसको खराब करने के रूप में कंट्राडिक्शन यूज किया जाता है। सेक्शन 157 के अंतर्गत यूज होता है कोरबोरेशन। कोरबोरेशन यानी संपोषण, ठीक है ना। ये खंडन करने में और ये संपोषण करने में, कोरबोरेट करने में। यानी एक समय में एफआईआर में आपने ये बात कही और फिर उसके बाद में भी जब भी पूछा गया तो आपने वही बात कही, तो ये दोनों बातें सेम है। इसका मतलब है कि आदमी हो सकता है कि सही बोल रहा है। तो 157 के अंतर्गत कोरबोरेशन में यूज होता है। तो कह सकते हैं कि एफआईआर का एविडेंस में यूज कहां होता है? सेक्शन 8 के अंतर्गत, सेक्शन 28 के अंतर्गत, 145 के अंतर्गत और 157 के अंतर्गत। और कहा जाता है कि एफआईआर जो होता है वो चार्जशीट का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं और कुछ बातें बता देते हैं। जैसे कि एफआईआर की कॉपी, इससे थोड़ी अलग बात हो जाती है। एफआईआर की कॉपी किसको किसको दी जाती है और कब दी जाती है, ये भी आपको पता होगा। एफआईआर की कॉपी जो है, आप जानते हैं कि एफआईआर की कॉपी सेक्शन 154 के क्लास 2 के अंतर्गत किसको दी जाती है? इंफॉर्मेंट को, ठीक है। याद है ना कि उसकी एक कॉपी, जो एफआईआर लिखवाता है उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो ये बात हो गई। और उसकी कॉपी कहां दी जाती है? सेक्शन 157 के अंतर्गत जो है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है। सेक्शन 157 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सेक्शन 207 के अंतर्गत एक्यूज्ड को भी दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा वारंट ट्रायल, उसमें है ना कि पहले देखेगा कोर्ट कि क्या 207 का पालन हुआ है। यानी 207 में यह बताया गया है कि ट्रायल शुरू करने से पहले ही जो एक्यूज्ड है उसको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। 207 में बताया गया है। तो एफआईआर की कॉपी का उपयोग यहां पे होता है। इन लोगों को कॉपियां दी जाती हैं। एफआईआर 154 के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन देता है, एफआईआर कराता है, वो 157 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, 207 के अंतर्गत एक्यूज्ड को दिया जाता है। तो एफआईआर की कॉपी का ये उपयोग है, ठीक है। और बहुत सारे केस हैं एफआईआर में, तो केस बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन अब हम क्या करें, सारी केस तो नहीं लिखवाएंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब आप एक्चुअल में क्लास में होते तो मैं वो सारे केसेस और सारी चीज़ों को मैं डिटेल करता। और भाई क्लास में पढ़ाने का मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस भले, लेकिन कैमरे के सामने पढ़ाने का मेरा लंबा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नया हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि शुरुआत में मैं थोड़ा नर्वस रहूँ, कुछ चीज़ें कैमरा के सामने आने में तो ऐसे भी भूल जाती है चीज़ें। अभिनेता तो हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। मैं जितना काम किया है वो सब आपको बता डालूंगा। तो नारायण महतो वर्सेस
स्टेट ऑफ बिहार की केस हमने की, अगनू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस है, ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार की भी केस है। इसी में ये सब बातें कही गई थी कि सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट होगा, 21 के अंतर्गत 145, 147, 57 इन धाराओं में रिलेवेंट होगा। उसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? ये जो 157 है ना और ये 157 दोनों में अंतर, कंफ्यूज नहीं होना। ये 157 जो कॉर्पोरेशन में होता है एविडेंस का धारा है, एविडेंस का सेक्शन है, और ये जो 157 मैंने लिखा है वो सीआरपीसी का सेक्शन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। एविडेंशियल वैल्यू जब भी बताई जाएगी तो एविडेंशियल वैल्यू के लिए आपको एविडेंस एक्ट का सेक्शन बताया जाएगा। और ये बात जो हमने कॉपी देने की कही है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये सब होता है, और ये सारी सीआरपीसी की धारा है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, उम्मीद है कि आ गया होगा। इसमें सिर्फ 2 ही केस रहने दें और भी लिखा देंगे, रहने दीजिए, लिखना ही जरूरी, काम भर आपके लिखने का। इसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे इसके बाद अब हम लोग देखेंगे डिले इन एफआईआर, यानी एफआईआर कराने में अगर देर हो तो फिर क्या इसका इफेक्ट होगा। देखिए सीधी सी बात है, एफआईआर जो होती है यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसका मतलब यही होता है कि घटना घटे और उसके तत्काल बाद इसकी सूचना पुलिस वाले को दे देनी चाहिए, और ये जो सूचना लिखवाई जाती है उसी को एफआईआर कहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर देर से लिखवाया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा एविडेंस में। देखिए अगर 2 बातें होती हैं, एक रीजनेबल रीजन होना, ठीक है, और एक विदाउट रीजनेबल रीजन, ठीक है। एक विथ रीजन, रीजनेबल रीजन, और एक विदाउट रीजनेबल रीजन, ठीक है। विथ रीजनेबल रीजन का मतलब यह है कि देर होने के संबंध में उसके पास युक्तियुक्त कारण था, और एक स्थिति हो सकती है कि देर तो हुआ लेकिन उस देर होने के पीछे ये युक्तियुक्त कारण बता नहीं पाते कि क्यों देर हो गया। तो अगर ऐसा है विथ रीजनेबल रीजन तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विदाउट रीजनेबल रीजन के देर हो जाए तो फिर वो एफआईआर की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। एफआईआर की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी किया जाना चाहिए। पर्पज ये होता है कि एफआईआर में जो बातें आपने लिखवाई हैं वो मनगढ़ंत बातें ना हो, वो वही बात हो जो एक्चुअल में घटना घटी और आपने तत्काल जाकर पुलिस को बताया। देर होने का मतलब क्या है कि आपने पूरा प्लान बनाया कि हमको एफआईआर में पुलिस को क्या क्या बातें बतानी है, तो वो निश्चित रूप से वो स्वाभाविक बात तो होगी नहीं, इसलिए उसकी एविडेंशियल वैल्यू भी कमजोर हो जाती है। कभी कभी लिखने से पुलिस मना भी करती है। तो विदाउट, अब समस्या ये है कि आखिर कौन से रीजन को हम रीजनेबल रीजन माने और कौन से रीजन को हम रीजनेबल रीजन ना माने, ये तो समस्या है। हर व्यक्ति जो लेट करके जाएगा वो तो कहेगा कि मेरे पास रीजनेबल रीजन था कि देर हो गया, मुझे नींद लग गई थी, बहुत देर तक मैं सो ही नहीं पाया, चाहे रिश्तेदारी में जाना था, हमको बहुत दिन हो गए थे घूमे, तो इसलिए हम उतना दिन बाद आए हैं एफआईआर करा। तो क्या ये रीजनेबल रीजन होगा? हो सकता है उसके लिए रिश्तेदारी बहुत प्रिय रही हो, नहीं। तो उसके लिए कोर्ट ने कहा है, कुछ केसेस का एग्जाम्पल दिया है, और कुछ केसेस का जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए रेप वगैरह का जो मैटर, जैसे पृथ्वी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पृथ्वी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश,
केस में मैटर ये था कि एक छोटी सी बालिका का रेप, और उस बात को उस लड़की ने आके अपनी मां से बताया। मां ने कहा कि पिताजी को आ जाने दो, पिताजी से ये बात कहते हैं। शाम को पिताजी आते हैं और पिताजी से ये बात बताई जाती है। तब तक अंधेरा हो गया था। उस दिन इंतजार किया गया और अगले दिन जाके एफआईआर लिखाई। तो इसमें जो देर हुआ, यानी एक दिन सुबह या दोपहर के आसपास जो रेप हुआ था उसकी एफआईआर तुरंत न करा के अगले दिन एफआईआर कराने के लिए जाना, क्या रीजनेबल रीजन था? कोर्ट ने माना कि बिल्कुल था, क्योंकि रेप के मामलों में अब स्वाभाविक है कि बच्ची मां से कहेगी, मां पिता से पूछे बिना तो थाने जाएगी नहीं, पिताजी आएंगे उनसे बात होगी, फिर तब तक रात हो गई थी, फिर अगले दिन एफआईआर कराना जो है रीजनेबल रीजन माना गया और कहा गया कि एफआईआर इन मामलों में, ऐसे मामलों में अगर किया जाता है देर से तो उसमें कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक, फिर इसी तरीके से बहुत सारी केस, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की भी केस थी, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें भी था कि मारपीट हुई थी, एक महिला थी, उसके पति को, उसके बच्चे को मारा पीटा गया था, उसको भी मारा पीटा गया था। किसी तरीके से उसने अपनी जान जाके पड़ोसी के घर बचाई थी और फिर अगले दिन जाके एफआईआर कराया था। रीजनेबल रीजन था उसके पास, तो ये सब रीजनेबल रीजन है। एक और केस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनोज कुमार पांडे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनोज कुमार पांडे। ये 2009 की केस होनी चाहिए। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनोज कुमार पांडे की जो केस थी उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेप के मामलों में डिले होने का कारण पूछा ही नहीं जाएगा। क्या हमने कहा कि रेप के मामलों में देर होने का कारण पूछा ही नहीं जाएगा। मतलब रेप के मामलों में अगर देर से एफआईआर कराई जाती है तो उससे उसकी विश्वसनीयता खराब नहीं हो। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनोज कुमार पांडे के केस में बात करी गई। तो देखिए, देर से की गई एफआईआर को क्यों विश्वसनीय नहीं माना जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वही जो हमने चर्चा की कि उससे आदमी को मनगढ़ंत कहानी बनाने का अवसर मिल जाता है, और मनगढ़ंत कहानी आएगी तो एफआईआर विश्वसनीय नहीं। रीजनेबल कारण क्या है? कोई भी रीजनेबल कारण हो सकता है। रीजनेबल कारण यह भी हो सकता है कि आदमी बड़ा सुस्त टाइप का है और सुस्ती के कारण देर से होता है ना, कि भाई कुछ लोग बहुत फास्ट होते हैं और घटना घटी और तुरंत थाने पहुंच गए। घटना घटने वाले उससे पहले थाने पहुंच जाते हैं बहुत लोग, तो कुछ इतने भी फास्ट होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ा सोचते विचारते हैं, 4 लाठी लेने के बाद भी सोच रहे हैं कि कहें कि ना कहें, पता नहीं बदनामी होगी, बेमतलब का आखिर मार 4 लाठी खाए और बेमतलब का थाने माने जाए, थाने वाले आके भी हल्ला करें तो पूरा गांव जान जाए कि हमने 4 लाठी खाई, लेकिन फिर लगा कि नहीं कह ही देते हैं। तो ये कारण कोई रीजनेबल कारण है, मतलब आदमी का सुस्त होना भी रीजनेबल कारण हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रीजनेबल कारण होने के लिए बहुत बड़ी आपात स्थिति आपके परिवार में आ जाए तभी रीजनेबल कारण होगा। तो पृथ्वीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनोज कुमार पांडे की केस हम लोगों ने इसमें देखी। एक राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की भी चर्चा हमने की। तो इन सब केसेस में डिले के महत्व को बताया गया था कि देर, इसमें बताया गया था कि देर अगर रेप के मामले में है तो युक्तियुक्त कारण माना गया, और 2009 में आके इस झगड़े को ही समाप्त कर दिया गया कि देरी कैसे हुआ, क्या हुआ, बताने की जरूरत ही नहीं। अगर रेप का मामला है तो उसमें देरी का कारण ही नहीं पूछा। अगली बात इसमें यह ध्यान देनी है कि क्या एफआईआर लिखाते समय एविडेंस की जरूरत है? एफआईआर लिखाते समय एविडेंस की जरूरत है कि नहीं? तो रामचंद्र मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी 2003 की केस है। रामचंद्र मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था कि रिपोर्ट लिखाते समय किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। और वही बात ललिता कुमारी के केस में भी कहा गया था, स्टेट ऑफ यूपी की केस है 2014 की, उसमें भी कहा गया था कोई एविडेंस आप नहीं मांगेंगे। एफआईआर लिखते समय आप किसी प्रकार के एविडेंस की डिमांड नहीं करेंगे। तो
ये है कि एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है FIR लिखाते समय। तो ये भी बात हो गई, आप समझ गए होंगे कि भाई एविडेंशियल वैल्यू क्या है और अगर डिले से FIR कराया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, और इससे आगे बढ़ के हम बात करते हैं कि कब, अगली बात कि कब कंप्लेंट FIR में बदल जाती है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब कंप्लेंट FIR में बदल जाती है। एक केस लिख लीजिए, वैसे तो मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान की केस है 2006 की, और जिसमें बताया गया था कि एक कंप्लेंट कब FIR में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? आप जानते हैं कि जब आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, और आप चले जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि कॉग्निजेंस न लेके उसने पुलिस थाने को ऑर्डर कर दिया कि FIR लिखिए और इन्वेस्टिगेशन करिए। तो अब क्या हुआ कि किया गया था कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास, उसने 56 के क्लास 3 के अंतर्गत क्या कर दिया, इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया। तो जब ऐसा हो जाएगा तो किया गया था कंप्लेंट, हो गया FIR। तो यही बता सकते हैं। बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट करता हूं। जैसे होता है ना कि आपके पास दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। या तो मन करे तो आप चले जाइए पुलिस के पास यानी थाने में, मन करे तो आप कोर्ट चले जाइए। आप चले गए कोर्ट, तो कोर्ट गए तो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेना ठीक नहीं समझा। उसने क्या कहा कि 156(3) हमने कल बताया था पिछले क्लास में कि 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है FIR दर्ज करके। तो जब FIR दर्ज करने का आदेश दे देगा तो अब वो कंप्लेंट नहीं रही, अब वो FIR में। ठीक, कंप्लेंट होती तो क्या होता, 200 सेक्शन 200 से आगे की प्रोसीजर बढ़ जाती, लेकिन हुआ नहीं तो ये FIR बदल गया। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान। एक और बात इसमें चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बहुत सारी केसेस हम पढ़ते हैं, तमाम जुडिशियल प्रोविजन पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे FIR कराना तो बड़ा इजी है, कोई घटना हुई और जाके हमने FIR करा दी। लेकिन जब आप जाते हैं एक्चुअल में FIR कराने तो FIR तो दर्ज ही नहीं, पुलिस करती ही नहीं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर पुलिस वाला FIR नहीं लिखता तो उस व्यक्ति के पास जो FIR कराना चाहता है उसके पास क्या ऑप्शन है। संक्षेप में इस बात को जान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हमको एक अलग से ही वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन चलिए इसी में खत्म कर देते हैं। तो व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन होते हैं CRPC के अंतर्गत। देखिए उसके CRPC के बाहर भी ऑप्शन है, लेकिन CRPC के अंतर्गत क्या ऑप्शन है कि अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो क्या ऑप्शन है। देखिए सेक्शन नंबर 154 के क्लास 1 के अंतर्गत FIR कराई जाती है पुलिस को। सेक्शन 154 के क्लास 1 के अंतर्गत FIR कराई जाती है पुलिस ऑफिसर को, इतना तो सबको पता है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता, मतलब दर्ज नहीं करता, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो सेक्शन 154 में ही है, क्लास 3। क्या है कि आप उसको FIR की कॉपी बाय पोस्ट SP के पास भेज सकते हैं, और SP या तो उस मामले में खुद इन्वेस्टिगेशन करे या अपने सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। तो मतलब आपके पास क्या है कि दरोगा के पास गए यानी थाने में गए, अगर उसने मना कर दिया तो आप कहां चले गए, SP के पास चले नहीं गए, बाई पोस्ट भेज दिया तो SP के पास। अब आप क्या कर रहे हैं, भाई SP भी नहीं सुन रहा, कोई जरूरी तो है नहीं कि SP साहब आपकी बात सुन ले, क्योंकि SP साहब के पास खुद ही इतना मामला का भीड़ है। तो अब आप जाएंगे 156 के क्लास 3 के अंतर्गत, कहां जाएंगे
मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे किस बात के लिए कि भैया आप आदेश कर दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एफआईआर दर्ज कर ले। तो आप जानते हैं हमने पिछले क्लास में बताया था कि वो मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 के अंतर्गत कॉम्पिटेंट है काग्निजेंस लेने में, वो काग्निजेंस न लेके क्या करेगा, 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देगा। ठीक बा। तो इस तरीके से आप 156(3) में आ गए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने भी ऐसा नहीं किया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि सेशन कोर्ट में जाएंगे 397 के अंतर्गत, सेक्शन 397 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा लेते हैं, देखिए उसको और ऑप्शन उसको बाद में कर लेंगे। उसके बाद जो है सेक्शन 156 के क्लास 3 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, किस बात के लिए कि हमको एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, इसलिए आप एफआईआर करने का आदेश दे दीजिए। या फिर वो क्या कर सकता है, सेक्शन 200 के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट के ही पास, वो भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के ही पास होती है 200 के अंतर्गत। उसके बाद भाई मजिस्ट्रेट साहब ने भी क्या किया कि हो सकता है काग्निजेंस लिया, लेकिन काग्निजेंस लेने के बाद आप जानते हैं 203 के अंतर्गत उन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया मामले। अब बेचारा क्या करे, तो उसके पास एक और ऑप्शन, फिर जाएगा वो आगे बढ़ेगा सेक्शन 397 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में। ठीक है, 397 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल करेगा। किस बात का रिवीजन फाइल करेगा, किस बात के लिए कि भैया मजिस्ट्रेट साहब ने बेमतलब का हमारा केस जो है खारिज कर दिया, तो आप ही इसमें कुछ करिए, क्योंकि रिवीजन ही होगा, इसमें अपील नहीं होगी। आप जानते हैं कि मामला अपील कहां होती है, एक्विटल की होगी या चाहे कन्विक्शन की होगी। यहां डिसमिसल हुआ तो डिसमिसल की तो कोई अपील होगी नहीं, तो डिसमिसल का क्या होगा, रिवीजन होगा। कहां, सेशन कोर्ट में भी हो सकता है और हाई कोर्ट में भी हो सकता है। तो सेशन कोर्ट में आप गए तो रिवीजन करने के लिए कि भैया मजिस्ट्रेट साहब ने हमारा केस जो है खारिज कर दिया है, आप ही कुछ करिए। और सेशन कोर्ट चाहे तो उसमें आगे बात बढ़ाए रिवीजन करके। लेकिन अगर सेशन कोर्ट भी कुछ नहीं करती तो फिर क्या हो, तो फिर आपके पास उपाय है कि सेक्शन 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं। और हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है 482। प्री में तो कई बार यह सवाल पूछा गया है, आप लोगों को याद होगा। 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है, और जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट इसमें कुछ सुनवाई कर सकता है। अभी आगे भी ऑप्शन है, 226 के अंतर्गत भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 226 के अंतर्गत भी आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 226 जो है आर्टिकल, उसके अंतर्गत जा सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के 136 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, स्पेशल पिटीशन। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी के प्रोविजन क्या कहते हैं कि एफआईआर कराएंगे आप 154 की क्लास 1 के, कहां, थाने का प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, उसने तो सुना नहीं। तब आप 154 के क्लास 3 के अंतर्गत आप एसपी के पास लेटर भेज सकते हैं। एसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, आप अगला उपाय कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब को कि देखिए भाई दरोगा जी हमारा लिख नहीं रहे, तो आप आदेश कर दीजिए। मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं कोई आदेश कर रहे हैं, तो आप मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ कंप्लेंट कर दिए 200 के अंतर्गत, एक्सेप्ट भी हो गई, लेकिन 203 के अंतर्गत उसको उसका डिसमिसल कर दिया गया। फिर उसके बाद इनके डिसमिसल के अगेंस्ट में आप 397 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं, पुनरीक्षण जिसको कहते हैं। सेशन कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया,
तो फिर 482 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए उसमें कोई रिलीफ दे सकता है। तो इतने रास्ते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो वो क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि मैंने जो है, हाँ एक चीज और केस लिखना हो तो लिख लीजिए, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 की केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर उसे ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए। तो ऑनलाइन किए जाने से संबंधित डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कौन सा केस? यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटों के भीतर एफआईआर को ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए, ये बात कही गई थी। तो एफआईआर से संबंधित सारी बातें हमने कर ली और आप इसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बुक खोल के देख लीजिएगा और फिर भी अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो को वो आसानी से देख सकें और उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है, धन्यवाद।